तो भाई IBMT का मोटर ट्रांसपोर्ट का रिजल्ट आ गया है। और जो भी लोग पास हुए पहले तो कमेंट बॉक्स में भर देना भाई फटाफट से कि हम पास हो गए। जो लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए बता दूं कि इतना टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि अब IBSA का रिजल्ट आने की जो तैयारी है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है, क्योंकि MT का रिजल्ट आ गया है। तो MT का जो रिजल्ट आ गया है इसका मतलब अब ऐसे का जो रिजल्ट है वो कुछ ही पलों में आपको, कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब यहां से सभी लोगों को बिना इंतजार किए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए शांति से वीडियो को देख लें। सबसे पहले चीज ये है कि IBSA की अगर मैं बात करूं तो टीयर 1 का पेपर हो चुका, टीयर 2 का पेपर हो चुका, इसका रिजल्ट आ चुका। कुछ लोगों को अपने रॉ मार्क्स पता है, कुछ लोगों को अपने रॉ मार्क्स नहीं पता है, फिर भी वो तैयारी कर रहे हैं। टीयर 2 में कुछ लोग परफॉर्म करके अच्छा आए हैं, कुछ लोगों को लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ है। दोनों चीजें हैं। कुछ लोग डरे हुए हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, सर जी अगर कुछ ऐसा पूछ लिया गया हम ज्यादा नंबर नहीं ला पाए तो क्या हम इंटरव्यू और फर्स्ट पेपर के हिसाब से क्या हम आगे कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो भाई सबसे पहली बात यह है कि अगर बात करता हूं तो टीयर 1 में आपके जो भी नंबर आए, ठीक है, अब वो तो आपके आ चुके, उसको आप तो बढ़ा नहीं सकते। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि अगले 4 से 6 दिनों के अंदर रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, 4 से 6 दिन मतलब मैक्सिमम ले रहा हूं। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि 15 मई से पहले रिजल्ट आएगा, लेकिन 11 में शायद रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो, तो 11 मई से पहले भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को इन्फॉर्मेशन जो भी मिली 11 मई की, लेकिन एग्जैक्टली एकदम ये नहीं कि 11 को ही हो सकता है, थोड़ा पहले भी आ जाए। तो 4 से 6 दिन मान के चल रहे हैं यहाँ से आगे अब, क्योंकि MT का रिजल्ट आ गया है। तो MT का रिजल्ट आ गया इसका मतलब अब इसका रिजल्ट दे देंगे 4 से 6 दिनों के अंदर अंदर। तो आप ये मान के चलो कि भैया टीयर 1 का हो चुका है, तो टीयर 3 में आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करो आउट ऑफ 50, जिससे कि आपके जो चांसेस बने वो ज्यादा बने। क्यों? अभी जब टीयर 2 का रिजल्ट आएगा तो यहाँ काफी सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट होने वाले हैं और कुछ कैंडिडेट्स बाहर भी होंगे, क्योंकि जिनका टीयर 1 में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं है और उस SIB में पोस्ट जो कि बहुत कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर उनका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है, तो वो लोग शायद बाहर हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसे केस में क्या होगा कि टीयर 3 देने का मौका उनको मिलेगा जिनका टीयर 1 में अच्छा नंबर होगा। फिर भी टीयर 2 में जब आपका नाम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, तब आपको पता चलेगा, या हो सकता है आपको मेल आ जाए डायरेक्ट, तो आपको पता चलेगा कि आप इंटरव्यू दे रहे हो। अब ये वीडियो जो है वो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमारे पास 2 कैटेगरी के लोग हैं। कुछ ऐसे जो बैच में एनरोल्ड हैं, लगभग आप मान करके चलो कि 500 के आसपास लगभग लोग हैं जिनका इंटरव्यू हम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अपने पास जो कैंडिडेट्स हैं काफी सीरियस कैंडिडेट्स हैं और काफी एक्टिवली उन्होंने काम किया हुआ है। तो आप ये मान के चलो कि बैच में इतने लोग एनरोल्ड हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंटरव्यू करने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, मेहनत लगती है, काफी ज्यादा ही मेहनत लगती है। ठीक, अब दूसरे वो जो अभी भी किसी भी बैच में एनरोल्ड नहीं है, यानी कि उनके पास कोई बैच नहीं है। ठीक, तो मैं बता दूं जब ये रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि सर आप हमें थोड़ा आइडिया भी दे देते तो हम खुद से कुछ तैयार कर लेते। तो देखो भाई, आपको थोड़ी आइडियाज दे देता हूं कि आपको कैसे क्या तैयारी करनी है। ठीक, अब सर कुछ लोग मेरे से लगातार ये भी पूछ रहे हैं कि सर बैच में अभी भी एनरोल कर दीजिए। तो मैंने आपको बताया है कि अभी तो बिल्कुल स्पेस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतने लोग हैं, तो टाइम अपने पास उतना रहता नहीं है, तो बहुत ज्यादा लोगों को एनरोल नहीं कर सकते आप। ठीक, तो अब टीयर 2 का जब रिजल्ट आएगा तभी हम आपको बता पाएंगे। इसमें से अगर हमारे मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं टीयर 3 के लिए, फिर तो नया आपको स्लॉट में रख पाना या आपको एनरोल करा पाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ स्लॉट्स बचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम आपको मौका जरूर देंगे। फिलहाल आप लोग तब तक क्या कर सकते हैं वो बता देता हूं। तब तक आप एक काम ये शुरू कर दीजिए सर कि आप अपना इंट्रो अच्छे से तैयार कर लीजिए। पहली बात तो बहुत सारे लोग, चूंकि हम इंटरव्यू भी कर रहे हैं, तो देख रहे हैं इंट्रोडक्शन में काफी बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं। तो आप मान करके चलो कि 1 मिनट के अंदर अंदर का आप अच्छा सा इंट्रोडक्शन अपना तैयार करके रखो। ठीक, जिसमें बहुत ज्यादा आपको हवाबाजी करने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट बातें अपनी रखें। 1 मिनट के अंदर अंदर इंटरव्यू इंट्रोडक्शन आपको
अपना कंप्लीट करना चाहिए। जब ये आपका इंट्रो कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आपको क्या काम करना है सर, आपको तैयारी करनी है आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड। आप कम से कम जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, मान लो आपके पीसीएम है, ग्रेजुएशन में आपने पीसीएम पढ़ी है, तो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, इन सब के थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कहीं ना कहीं मतलब ये मान के चलो, अब वो वहां पर आपसे मैथ्स लगवाएंगे नहीं, तो आप मान के चलो इसकी थोड़ी मोटी हिस्ट्री वगैरह पढ़ डालो आप, ठीक है। ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी रहेंगी कि हाँ फिजिक्स में किसी के जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं, तो आप मान के चलो कि 5 से 6 अच्छे अच्छे जो लॉज हैं, जो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं जिनका नाम पूरी दुनिया जानती है, उनके बारे में थोड़ी सी स्टडी कर डालो, उन्होंने क्या दिया था लॉज में, कौन कौन से क्या रहे होंगे। केमिस्ट्री में अब चूंकि वर्ल्ड जो है उसमें काफी जगह पर अलग अलग जगह पे वर्ष जो भी करंट में चल रहे हैं, तो वहां पर केमिस्ट्री का क्या रोल है आपको भी पता है, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बॉम्ब वोम कैसा बनता है, क्या क्या वो सारी चीजें कैसे क्या लगती है, वो सब कुछ। बाकी मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा थियरी तो है नहीं या बहुत ज्यादा कुछ, तो इससे रिलेटेड जो मैथमेटिशियन रहे जैसे कि पाइथागोरस हो गए, आर्यभट्ट हो गए, रामानुजम हो गए, तो कुछ इंडिया के कुछ अब्रॉड के जो इंपॉर्टेंट रहे हों, जो आपने पढ़े होंगे ग्रेजुएशन में, तो आप वहां से क्या कर सकते हो, उनके बारे में थोड़ी मोटी स्टडी कर सकते हो उन्होंने क्या करा। बाकी इकोनॉमिकली आप देख लो कि इकोनॉमिकली आप देख लो कि जैसा जो भी चल रहा है, तो इसके वजह से वॉर वगैरह जो वॉर्स चल रहे हैं उसके वजह से हमें हमारी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ रहा है, थोड़ा सा ये आप स्टडी कर लीजिए। तो इस तरीके से आप कम से कम इतनी तैयारी आप कर लो, स्टार्टिंग में आपका अगर इंटरव्यू हो तो आप इतने तैयार रहो कि आपको चीजें अच्छे से बता पाओ, ठीक है। बाकी मेन चीज क्या है भाई, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखो, ये जो है ना क्रॉस क्वेश्चनिंग, ये काफी कॉमन हो चुका है अब आईबी के एग्जाम में, जैसा कि एसीआईओ में देखा गया। एसीआईओ में आपको कुछ और टीचर्स भी यूट्यूब पर हैं जिन्होंने डेफिनेटली आपको बताई होगी कि किस तरीके से आईबी ने 1 से 3 मिनट के अंदर अंदर कैंडिडेट्स को क्लासरूम से बाहर कर दिया। उसका रीजन क्या है, मैं आपको थोड़ी चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि वहां से बाहर 1 से 3 मिनट के अंदर का जो जजमेंट है वो क्यों है। पहली बात, सबसे पहली बात, क्या ऐसा होना चाहिए, तो पहली बात ऐसा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर आप किसी कैंडिडेट को बाहर का रास्ता ना दिखाएं, क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घबरा से जाते हैं, हमने इंटरव्यू किया हमें पता है, स्टार्टिंग में कुछ इतने पैनिक हो जाते हैं, कई बार अपना इंट्रोडक्शन भी ठीक से नहीं दे पाते। आप उनसे दुश्मनी मत निकालिए, वो क्या कर रहे हैं, वो दुश्मनी निकाल रहे हैं, तो दुश्मनी मत निकालिए भाई, आप उनसे थोड़ा सा टाइम दीजिए उनको और पूछिए क्वेश्चंस, ठीक है। आप क्वेश्चंस पूछिए, वो जवाब देने ही गए हैं। दूसरी बात कि सर अगर बाहर कर दे रहे हैं तो क्यों कर दे रहे हैं, अब मेन पर्पज ये नहीं है कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि आपको भी पता है ना तो आप कुछ कर पाओगे, ना मैं कुछ कर पाऊंगा, ना ही कोई कुछ कर पाएगा, क्योंकि आई सब कुछ जो आईबी है वो सारा सब कुछ खुद ही रिजर्व रखती है, ना किसी को आंसरेबल है ना क्वेश्चनेबल है। तो इस तरीके से क्या है कि ये तो हम कुछ कर नहीं सकते, अगर किसी को 1 से 3 मिनट में भगा भी रही है तो आके यूट्यूब पर बोल सकते हैं, कुछ होगा नहीं। दूसरी बात, हम क्या कर सकते हैं, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है आपको वो ये है कि 1 से 3 मिनट में शायद, मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता बट शायद मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिनको जज किया गया है वो शायद उनके स्टार्टिंग के क्वेश्चन आंसरिंग या फिर उनके इंट्रोडक्शन, इन सब पर, जैसे कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स थे जिनसे इंट्रोडक्शन ही नहीं पूछी गई, डायरेक्ट क्वेश्चनिंग शुरू कर दी गई, ठीक है। तो हो सकता है कि उनकी क्वेश्चन आंसरिंग में वो तैयार करके गए होंगे कि हमसे पहले इंट्रोडक्शन पूछेंगे। अब क्या हुआ, जैसे बोला कि आप चलिए इस बारे में बताइए क्या है ये चीज, तो आपको लगा कि भैया ये तो इंट्रोडक्शन पूछ नहीं रहे, आप इंट्रोडक्शन, आप सुनना क्या चाहते थे वो चीज सामने से आई नहीं, पैनिकनेस बहुत ज्यादा, वहां पर पैनिक्ड हो जाते हैं स्टूडेंट्स, वो होने की वजह से वो जवाब नहीं दे पाए होंगे बैक टू बैक 2 से 3 क्वेश्चन का, और इसलिए उनको लगा होगा कि ये तो पढ़ा लिखता है नहीं, कुछ पढ़ा लिखा ऐसे है नहीं, ऐसे चला इंटरव्यू में, उन्होंने बोला ठीक है भाई आप यहां से जा सकते हैं, ठीक। तो आपकी स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस क्वेश्चनिंग का जो मुद्दा है वो भी बता देता हूं। अगर आपने कोई बात कही, जैसे मान लो आपने कहा कि हाँ जी सर मुझे न्यूटन्स का 3rd लॉ पता है, इक्वल एक्शन हैज मींस एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो फिर वो पूछ लेंगे रिएक्शन क्या है, रिएक्शन क्या चीज होती है वो बताओ, तो आप वहां से केमिस्ट्री में लेके चले जाओगे, फिर वहां से वो और डीप पूछेंगे, फिर वो लगातार, तो जब तक आप आंसर करते जाओगे पूछते जाएंगे और हार्ड बनाते जाएंगे, डीप बनाते जाएंगे, और फाइनली एक पॉइंट पे आपको जाकर रुक जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो क्रॉस कर रहे हैं तो अगर आपको आंसर आता है तो ही आंसर देना, नहीं आता है तो आंसर मत दे देना, झूठ का आंसर और गलत का आंसर प्लीज मत दे देना, आपको तब भी भगाया जा सकता है वहां से। जैसे उनको लगेगा कि फटाफट गलत ही जवाब दिए जा रहा है, पूछ रहे हैं कुछ बता रहा है कुछ, बेटा घर जाओ, जाओ जाओ पढ़ के आना अगले बार फिर, ठीक। तो इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आपको सीरियसली इन सभी चीजों को क्या करना है, रेडी कर लेना है। आप बात समझ गए।
अब IB ऐसे वाले आप ये मान करके चलो कि आपका पेपर कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है, तो आप एकदम तैयार हो जाओ भाई। ठीक है, जैसे ही आपकी डेट आ जाती है, ड्रेसिंग क्या रहेगा, ठीक है, और क्या चीज़ें और कैसे क्या प्रिपेयर करनी है, ये सारी चीज़ों पर वीडियो बना दी जाएंगी, आपको चीज़ें बता दी जाएंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी चीज़ें जितनी भी मैंने पढ़ा दी हैं वो आपके समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।